हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। और साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बहुत प्रसन्नता पूर्वक फुल्ली फोकस्ड होकर वीडियो देखने बैठ गए होंगे। क्या सभी ने वीडियो देखा? दूसरा प्रश्न, क्या आपने लिंक शेयर की? क्या आपने अपने सभी फ्रेंड्स को बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अब कक्षा 8 की हिंदी बुक भी आ गई है? हाँ, लाली वर्मा मैडम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर्स के साथ उपस्थित है मैग्नेट ब्रेन्स पर। जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करो। और मैं ये भी बता दूं कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय के 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और नवा भी शुरू कर दिया है। आशा करती हूं आपने सभी वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हमने लेखक वंशीधर का जीवन परिचय, साथ ही साथ पाठ का सार, उसके बाद प्रश्न उत्तर वाला वीडियो आया। क्या आपने देखा? नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इसी पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हर एक परीक्षा में बहुत 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 ही अहम भूमिका अदा करते हैं। और जब बात हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तो इसका फॉर्मेट आपको पता ही होगा। प्रश्न होता है एक, विकल्प होते हैं 4 और चारों विकल्पों में से चारों सही होते हैं। हंसी आई ना? नहीं नहीं, चारों विकल्पों में से एक सही होता है, लेकिन उस एक को चुनने के लिए हमें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है। अन्यथा कोई भी एक किया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। ऐसे मत करना। इसलिए मैं कह रही हूं कि प्रीवियस वीडियो देख लो, प्रश्न उत्तर वाला वीडियो देख लो, कहानी के सार वाला वीडियो देख लो, ताकि आप अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर चुन सको। चलो, पहला प्रश्न है आपके सामने। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा? अर्थात आपको पता होगा कि गद्य की कई विधाएं हैं, जैसे कहानी, ठीक है, निबंध, यात्रा वृत्तांत और नाटक, रिपोर्टाज, ठीक। साथ ही साथ यात्रा वृत्तांत हो गया, लेख, अनगिनत 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 और भी हैं। उसी तरह से यदि हम देखें काव्य लेखन की, इनको भी याद रखना आप, काव्य लेखन की भी कई विधाएं हैं। कौन कौन सी? काव्य लेखन में क्या क्या लिखते हैं बेटा? कविता दिख रहा है, चौपाई, दोहे, सोरठा, सवैया, ये सब हैं काव्य की, और भी कई विधाएं हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अशोक का शस्त्र त्याग जो हमने पाठ पढ़ा है वो गद्य की कौन सी विधा है? क्योंकि है तो वो गद्य की, कोई कविता की बात तो हम कर नहीं रहे हैं। तो गद्य की, अच्छा यहां लिखा है, बताइए कौन सी विधा है? कहानी है क्या, या कोई लेख है, या फिर यात्रा वृत्तांत है, कहीं की यात्रा का वर्णन है, या फिर एक नाटक है? कौन सी विधा में लिखा गया है अशोक का शस्त्र त्याग? बताओ। नाटक किसी ने कहा? यदि नाटक किसी ने कहा तो मैं भी नाटक को ही सही कहूंगी, क्योंकि इसमें हमने देखा दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3, दृश्य 4। अब इस तरह के दृश्यों की जब बात होती है तो वो तो नाटक में होते हैं। पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है, दृश्य दूसरा, पर्दा उठता है, तो नाटक है। बिल्कुल, यस, वेरी गुड। जिसने भी अशोक के शस्त्र त्याग में नाटक विधा को चुना है उसका जवाब एकदम सही है। इन विधाओं को और देख लो, ये भी गद्य की ही विधाएं हैं, वो काव्य लेखन की विधाएं हैं, और भी बहुत सारी। इसमें आ जाएगी जीवनी, आत्मकथा, वो सब भी इसी में आएगी। और वहां जाएंगी आत्मकथ्य, जैसे कविताओं की तरह आत्मकथ्य लिखा जाता है, तो वो आ जाएगा। ठीक, अब हम चल रहे हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक कौन है?
अब एकांकी भी नाटक का ही रूप होती है, नाटक का रूप कह सकते हैं इसको, इसलिए यहां नाटक लिखा है। तो अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक कौन है? किसको याद है? क्या इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं? नहीं। क्या इसके लेखक वंशीधर श्रीवास्तव हैं? नहीं। मोहम्मद इकबाल हैं या फिर फणीश्वर नाथ रेणु हैं? हाँ, वंशीधर श्रीवास्तव कहा आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत सही जवाब। यही हैं इसके लेखक, याद रखना। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? क्यों आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? और इतना तो मैं अवश्य आपको बता दूं कि बिहार का जो पाठ्यक्रम है वो सच में काबिले तारीफ है। चाहे वो जैसे अभी मैंने 10वीं पढ़ा दिया, 9वीं पढ़ा दिया, 12वीं पढ़ा दिया, आपकी ही, हाँ बिल्कुल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की मैं बात कर रही हूँ। इसमें आपके 9वीं कक्षा की हिंदी पढ़ा चुकी हूँ, 10वीं कक्षा की हिंदी पढ़ा चुकी हूँ, गोधूली भाग 1, गोधूली भाग 2, साथ ही साथ 12वीं कक्षा की दिगंत भाग 2 भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। हर एक पाठ्य पुस्तक, हर एक कक्षा की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसके जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है वो सच में प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा चुन चुन कर उसमें पाठों को रखा जाता है जिसका कि कुछ उद्देश्य होता है, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी अर्थात आप बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग, इसका मूल उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य है क्या? कौन सा है? पहला है अहिंसा परमो धर्म, दूसरा शांति का पक्षधर, तीसरा दोनों, या चौथा सभी गलत हैं। किस उद्देश्य को लेकर पढ़ाया गया होगा? बताओ, किस उद्देश्य को लेकर ये पाठ आपके सिलेबस में शामिल किया है? क्या अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, या शांति के पक्षधर, या फिर दोनों, या फिर सभी गलत? तो सभी गलत तो है नहीं, अहिंसा परमो धर्म और शांति का पक्षधर। अहिंसा अर्थात नो मार काट, कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मार काट नहीं। शांति, जहां बौद्ध धर्म है वहां शांति का संदेश है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, शांति की संघम शरणम गच्छामि। पूरी तरह से शांति की शिक्षा देता है ये पाठ। और बहुत ही, जब अशोक ने शस्त्र त्याग किए, जबकि वो चाहता तो कलिंग पर भी आक्रमण करके और उस पर विजय पताका फहरा सकता था, परंतु अब उसने अहिंसा को अपना लिया। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। बापूजी के 2 जो हथियार थे वो क्या थे? एक के था सत्य, दूसरा था अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा पर आधारित बापूजी ने भी कार्य किया। इसीलिए यदि हम बात करते हैं अशोक के शस्त्र त्याग की, तो उसमें भी अहिंसा परमो धर्म भी है और शांति का पक्षधर भी है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगला है अशोक, सम्राट अशोक कहाँ के सम्राट थे? और मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया था ना अभी कि कहाँ के थे? हाँ, भारत के थे, लेकिन वो कौन सा स्थान था? अब यहां पर लिखा है, पहला दिया है कलिंग, दूसरा दिया है मगध, तीसरा है उज्जैन, या फिर सभी गलत हैं? बताइए, अशोक कहाँ के सम्राट थे? अभी आपने पाठ पढ़ा, लेखक परिचय जाना, प्रश्नोत्तर देखे, और अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है सही कि अशोक कहाँ के सम्राट थे? क्या कलिंग के? नहीं। क्यों? वहां की तो पद्मा जो राजकुमारी थी वो युद्ध लड़ने के लिए आ गई थी अशोक से। क्या मगध के थे? हाँ भाई, मगध का ही सही जवाब है, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं? पूछा गया बेटा मुख्य पात्रों को। ऐसे तो सेना तो कई थी, हजारों में थी, लेकिन मुख्य पात्र कितने हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। कितने पात्र थे? एक थे सम्राट अशोक, दूसरी थी पद्मा, और बौद्ध भिक्षु, और कौन? महाराज। कितने हुए? तो आप जाएंगे विकल्प 4 की तरफ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है,
अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? और हमने चर्चा की थी कि उस युद्ध में अशोक क्या कहते हैं सैनिक से, जब पहला दृश्य चल रहा होता है कि हमें कई वर्ष बीत गए परंतु आज भी हम कलिंग पर विजय ना प्राप्त कर सके। आज तक कलिंग का द्वार बंद है। राजा के मरने के बाद भी वहां के लोग आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। अर्थात कहां की बात की जा रही है? अशोक का शस्त्र त्याग किस युद्ध का वर्णन है? क्या ये वर्णन है स्वतंत्रता संग्राम का? दूसरा है ब्रिटिश काल का? तीसरा प्राचीन काल का? या फिर चौथा कलिंग युद्ध का? संभवतः आपने इस पे एक मूवी आई थी, हो सकता है आपने देखी हो, नहीं देखी होगी तो इतिहास में सम्राट अशोक के बारे में अवश्य जाना होगा। अशोक स्तंभ के बारे में आप जानते हैं, जो हमारी भारतीय करेंसी है रुपया, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं। 4 स्तंभ है लेकिन चौथा स्तंभ छुपा हुआ रहता है। 3 स्तंभ है स्पष्ट नजर आते हैं, लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये जो युद्ध है वो बताइए कौन सा है? कलिंग युद्ध। ठीक है, बहुत सही। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैनिक वेश में कौन चंडी के समान दिखती है? चंडी, काली, महाकाली, कौन आई थी चंडी का वेश धारण कर कर किसके समक्ष? सम्राट अशोक के समक्ष युद्ध लड़ने तैयार होकर वीरांगना की भांति। पहला है पद्मा, दूसरा है दुर्गा, तीसरा है काली, चौथा है कमला। कौन आई थी बताइए? पद्मा। बहुत बढ़िया, पद्मा ही वो कलिंग की राजकुमारी थी जो अपने पिता के हत्यारे को मार डालना चाहती थी, उसके रक्त से अपनी तलवार की प्यास बुझाना चाहती थी। लेकिन एक और प्रश्न यहां पर मैं आपसे पूछूंगी, क्या ऐसा हुआ? क्या उसने अपने पिता के हत्यारे को मारा? नहीं। कौन था उसके पिता का हत्यारा? सम्राट अशोक। क्यों नहीं मारा? क्योंकि अशोक ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार फेंक दिए। तभी तो पाठ का शीर्षक है अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक, तो यहां पर उसने जो भी चंडी के समान आई थी, परंतु अशोक जो कि आत्मसमर्पण कर चुके थे, तलवार फेंक चुके थे और साथ ही साथ अपने सैनिकों से भी ये कह चुके थे कि आप लोग सभी अपने अपने हथियार फेंक दीजिए, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब अपने जीवन में अर्थात भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। एक क्षत्रिय राजा के लिए ये कहना बहुत 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 मुश्किल है और बहुत बड़ी बात है, परंतु सम्राट अशोक ने जो कहा सो कहा और उसका पालन भी किया। ठीक है, और उन्होंने उसके बाद क्या किया बेटा? बौद्ध धर्म की शरण में चले गए और वहां पर बौद्ध भिक्षु से प्रतिज्ञा, जो बौद्ध भिक्षु ने प्रतिज्ञा दिलाई, उसका भी पालन किया। ठीक है, अगला है कलिंग संबंधित है किससे? रानी लक्ष्मीबाई से, या फिर पद्मा से, या फिर अशोक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, कलिंग नाम तो सुना ही होगा, किससे संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, या इनमें से कोई नहीं? किससे संबंधित है? हाँ, अशोक से या पद्मा से? तो बेटा कलिंग संबंधित है यहां पद्मा से, क्योंकि यदि यहां पद्मा नहीं आता और अकेला अशोक आता तब तो हम अशोक को टिक करते, सही मानते, लेकिन पद्मा आ गई है तो राजकुमारी तो पद्मा ही थी कलिंग की, इसलिए कलिंग को ही पद्मा को ही सही माना जाएगा या चुना जाएगा। अगला है कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला? कितने दिनों तक चला? का है 4 सालों तक, खा है 2 सालों तक, गा है 3 सालों तक, या घा 5 सालों तक। सालों तक चला था, दिन नहीं चला था। कितने साल, कितने दिन? हाँ, कलिंग का युद्ध चला था 4 सालों तक, बड़ा लंबा पीरियड था। तभी तो अशोक कह रहे थे अपने सैनिकों से कि 4 साल हो गए लेकिन कलिंग का द्वार आज तक खोल नहीं पाए हैं और हम उस महल पर अपनी पताका नहीं फहरा पाए हैं। क्या हम अपने आप को हारा हुआ माने या अपने आप को जीता हुआ? ये बड़ा असमंजस था। तो चलिए, सही जवाब मिल गया है, आगे चलते हैं।
अगला है, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? तो अब कन्या के नाम से तो आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे। क्या नाम था कन्या का? रेखा, ओ जया, तीसरा दिया है पद्मा, या फिर चौथा सभी। तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम था राजकुमारी पद्मा। यस, क्या मैं गलत हूं बच्चों? नहीं सही। अरे ये तो आपको भी पता चल गया होगा कि कलिंग देश की या कलिंग महाराज की जो कन्या थी उसका नाम था पद्मा। अगला, कितने साल के युद्ध बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? अब सोचो, टोटल बड़े लंबे अरसे तक चला था, तभी तो सम्राट अशोक बड़े चिंतित हो गए कि आखिर ये क्या बात है, क्यों हम कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब जहाँ की स्त्रियां भी वीरांगनाएं हों, जहाँ की स्त्रियां भी अपने देश को बचाने के बारे में ठान चुकी हैं, उस देश को कौन भला पराजित कर सकता है? आपने सुना है क्या, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हैं आंखें। और जहां की स्त्रियां ही कमर कस लेंगी, हम अपने राज्य को किसी के हवाले नहीं होने देंगे या किसी का गुलाम नहीं होने देंगे, तो सामने वाला कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उसको पछाड़ नहीं सकता, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कलिंग पर इतने वर्षों के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका। ठीक है। अगला, पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? किससे? पद्मा, राजकुमारी पद्मा किससे बदला लेना चाहती थी? बताइए। राजकुमारी पद्मा जो स्वयं कैसी थी? चंडिका का रूप धारण कर लिया था, चंडिका का रूप का वेश। ठीक है। जिस कलिंग की देश की राजकुमारी थी और वो लेना चाहती थी किसका बदला? किसने किसको मारा था? कलिंग युद्ध के दौरान सम्राट अशोक ने उसके पिता अर्थात कलिंग देश के जो राजा थे युद्ध में मारे गए, और बस तभी उसका खून खौला और उसने ऐसी सशक्त सेना तैयार की जो सभी वीरांगनाओं को शामिल करके सबको उसने संबोधित किया। वीर भगनियों, वीर माताओं, वीर बहनों, पत्नियों, उठो और अपने पति के, अपने पुत्र के, अपने भाई के हत्यारे से बदला लो। उनकी आंखों में खून उतर आया था, जोश और उमंग थी। तो पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? अपने पिता का। युद्ध में कलिंग महाराज मारे गए थे और इसी का वो बदला लेना चाहती थी सम्राट अशोक से, जिसका लोहा सभी मानते थे। पद्मा का संबंध है किससे? देखो, रानी पद्मावती और पद्मा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और एक है राजकुमारी पद्मा। ठीक है। एक है रानी पद्मावती, दूसरी है राजकुमारी पद्मा। रानी पद्मावती जो है वो पद्मावत जो महाकाव्य है जायसी जी द्वारा रचित, उसकी मुख्य नायिका है। जायसी जी द्वारा रचित, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, उनकी वो है हीरोइन, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की नायिका है पद्मावती। लेकिन ये है कलिंग की राजकुमारी। तो कभी भी आप जैसे पद्मावती और पद्मा में कंफ्यूज मत होना। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो उनका महाकाव्य है उसकी हीरोइन है पद्मावती, जबकि जो पद्मा है वो कलिंग देश की राजकुमारी है। क्लियर हुआ? तो पद्मा का संबंध है किससे? बक्सर की लड़ाई से, 1857 की क्रांति से, कलिंग युद्ध से, या प्लासी की लड़ाई से? ये है कलिंग युद्ध से, क्योंकि बक्सर की लड़ाई पता है आपको किसके साथ हुई? 1857 की क्रांति किसके साथ हुई?
कहाँ से शुरुआत हुआ इसको, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इतिहास में किसने सुना है बक्सर की और प्लासी की लड़ाई के बारे में? इसमें तो बिल्कुल आपने सुना ही होगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ये आपने सुना ही होगा। बाकी प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। अच्छा तुम बोलो भाई, तुमने पता है सिलेबस ओवरव्यू देख लिया होगा, पहला पार्ट देखा और आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, जो आप चाहते हैं वो बताएं, जो समझ में आ रहा है वो भी बताएं, जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताएं, ताकि लर्निंग 2 वे हो सके। ठीक है, 1 वे लर्निंग में कैसे मजा आएगा यार, मुझे भी तो आप लोगों के रिस्पॉन्स चाहिए ना। तो अपने अपने जल्दी से कमेंट लिखो और साथ ही साथ अपनी लिंक शेयर करो। अगला है, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? पहला है अशोक ने, दूसरा है पद्मा ने, तीसरा है लक्ष्मीबाई ने और चौथा है सेनापति ने। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश दिया था पद्मा ने? नहीं, अशोक ने। पक्का? लक्ष्मीबाई ने तो बिल्कुल नहीं दिया, सेनापति ने भी नहीं दिया। तो सम्राट अशोक ने कहा था, जब उसने स्वयं तलवार फेंक दी, पद्मा के समक्ष नतमस्तक हो गया और सैनिकों से भी कह दिया कि सैनिकों तलवार फेंक दो। तो सभी सैनिकों ने भी तलवार फेंक दी। मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? और इससे आगे मैं कहूंगी क्यों, क्यों ऐसा कहा, बताओ। मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? तो उत्तर है अशोक ने। लेकिन क्यों? इसीलिए क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों पर वार नहीं किया जाता, स्त्रियों पर वार नहीं किया जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। किसने? अशोक ने। ठीक है, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक प्रतिज्ञा ले ली कि वे भविष्य में अब कभी युद्ध भी नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन था, एक क्रांति ही थी, समझ लीजिए एक परिवर्तन था कि सम्राट अशोक ने युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ले ली। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अब बताइए आप, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि 2-3 बार कहीं इस तरीके से कहीं उस तरीके से ये प्रश्न आ चुका है और अब मुझे इतना यकीन है, विश्वास है कि आप तुरंत इसका उत्तर बताएंगे। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं? पहला है अस्त्र, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है आग्नेयास्त्र या चौथा लाठी। बताइए, फेंक कर जो हथियार चलाए जाते हैं, फेंक कर, हाथ में रखने वाले अलग होते हैं, फेंक कर वाले अलग होते हैं। तो जो फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं, जो हाथ में साथ में रखकर चलाए जाते हैं उनको शस्त्र कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आप सिर्फ एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। शस्त्र साथ में, शस्त्र साथ में रखकर जो चलाए जाते हैं जैसे तलवार, और अस्त्र जो फेंक कर, जैसे भाला, बम, ये सब आते हैं अस्त्र में। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा कि मैं अब भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूं, अब मैं युद्ध से विराम लेता हूं, युद्ध ना करने की शपथ लेता हूं, अहिंसा ही मेरा परमो धर्म होगा और मैं जन जन की सेवा और प्रेम करूंगा, युद्ध कदापि नहीं करूंगा। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाना चाहता हूं। किसने कहा था? सम्राट, अच्छा महामहिम अकबर ने कहा था क्या, या फिर अशोक ने, या चाणक्य ने, या औरंगजेब ने? सम्राट अशोक ने। यहां तो आप बता दोगे क्योंकि आप भी हम पढ़ रहे हैं अशोक का शस्त्र त्याग। मान लीजिए यदि परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि याद रखना कि बुद्धम शरणम गच्छामि जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है किससे? सम्राट अशोक से। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा,
किसने कहा था? सेना ने, या फिर अशोक ने, या फिर एक और ऑप्शन दिया है पुलिस। क्या पुलिस थी उस समय? या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, शास्त्रों के अनुसार मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये कहा था सम्राट अशोक ने जब राजकुमारी पद्मा उनके समक्ष थी। 4 साल चला। क्या 4 साल चला भाई? पहला है कलिंग का युद्ध, खा बक्सर का युद्ध, गा प्लासी का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 साल युद्ध चला। कौन सा? कलिंग का। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? और एक और प्रश्न इसी के साथ जोड़ती हूं कि जो रंग के वो वस्त्र धारण किए हुए थे उसका तात्पर्य क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी में हम कहें तो सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, अर्थात केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? त्याग का। तो केसरिया या पीला। तो यहां पर आया है, पहला विकल्प है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है सफेद और चौथा है नीला। तो अशोक और उनके जो साथी थे वे पीले वस्त्र धारण करके त्याग कर चुके थे, अर्थात संन्यास ले लिया था उन्होंने युद्ध से। युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा वे ले चुके थे और उन्होंने आजीवन इस प्रतिज्ञा को निभाया। इसलिए सम्राट अशोक का नाम संपूर्ण विश्व भर में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस शासक की या जिस राजा की प्रशंसा यदि शत्रु भी करे तो समझिए वो कितना महान होगा। इसलिए सम्राट अशोक इतिहास में अमर हो गए। बहुत बढ़िया। आशा करती हूं आपने हर एक प्रश्न को ध्यान से सुना है, विकल्पों को जाना है और सही उत्तर तक पहुंचने में थोड़ा सा आपको विलंब तो हुआ, लेकिन जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखे थे उन्होंने सही विकल्प भी चुना। तो इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। हम हर एक चैप्टर को इसी तरह से लेकर आते रहेंगे, जिसमें पाठ की व्याख्या रहेगी, लेखक या जीवन परिचय रहेगा, प्रश्न उत्तर रहेंगे, MCQs रहेंगे और साथ ही साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी रहेगा। आइए तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।